सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच रिसेंटली म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है। बहुत लोगों को टेंशन है कि ये पैक्ट की वजह से सऊदी अरेबिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में कल को कोई फ्यूचर लड़ाई होती है तो उसमें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेगा। क्या ऐसी चीज की पॉसिबिलिटी है या नहीं, आज के इस वीडियो में इस पूरे एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट के बारे में जानकारी जरूरी है, जिसकी वजह से आप ये चीजों को कॉन्टेक्स्ट में समझ पाओगे। 1948 में इसराइल का गठन हुआ। जब इसराइल का गठन हुआ उसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी अरब देश थे, वो चाहे सुन्नी देश हों या वो चाहे शिया देश हों, सारे मिलजुल कर पहली बात तो इसराइल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते थे। सुन्नी देश उस समय पूरे मिडिल ईस्ट में ज्यादा पावरफुल थे। तो 1948 में इसराइल के बनने के बाद 1950s के एंड और 1960s के बिगिनिंग में बहुत सारे सुन्नी मुसलमान देश जो थे मिडिल ईस्ट में, उन सब ने ये सोचा कि इसराइल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए एक प्रॉक्सी ग्रुप तैयार किया जाए। वो प्रॉक्सी ग्रुप तैयार 1960s में हुआ, जिसका नाम रखा गया पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। पीएलओ हमेशा यासिर अराफात एक व्यक्ति था जिसकी लीडरशिप में लाकर मिडिल ईस्ट में सुन्नी देशों का पैसा लेकर वो संगठन बेसिकली लड़ता रहा, और वो संगठन लड़ता रहा इसराइल के खिलाफ। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि 1960s में पीएलओ का गठन हुआ। पीएलओ उसके बाद बहुत लंबे समय तक इसराइल से लड़ाई लड़ता रहा, पर वो इसराइल को हटा नहीं पाया, उसका बाल बांका नहीं कर पाया। 1980s तक परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर सुन्नी मुसलमान वाले देश थे, उनके अंदर एक टेंशन ये पैदा हो चुकी थी कि क्या हमारा जितना भी पैसा आज की डेट में हम लगा रहे हैं, खास करके पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समर्थन करने के लिए, जिसके थ्रू हम इसराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, क्या वो पैसा इफेक्टिवली यूज भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि पीएलओ ढीला पड़ चुका था, तो 1987 में उस समय गाजा पट्टी में एक इंतिफादा यानी कि अपराइजिंग हुआ। इस इंतिफादा यानी कि एक अपराइजिंग के बाद 1987 में एक संगठन पैदा हुआ जिसका नाम था हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया। हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया, जिसको हम हमास के नाम से आज जानते हैं, ये संगठन जब 1987 में इंतिफादा के बाद पैदा हुआ तो ये बहुत ही वायलेंट संगठन था। उस समय बहुत सारे सुन्नी मुसलमान के जितने देश थे, उन सब ने थोड़ा बहुत पैसा डाइवर्ट करके हमास की ओर भी लगाना चालू कर दिया। ऑब्जेक्टिव ये था कि एक जगह पर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जाए, दूसरी जगह पर हमास को एक मिलिटेंट ग्रुप की तरह से ट्रेन करके एक अग्रेसिव वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी तैयार की जाए। प्रॉब्लम था भाई कि जब 1990 यानी कि 1990s के डेकेड में जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर बहुत सारे सुन्नी देशों पे दबाव डाला। दबाव डाल के सबसे पहले उनको ये बोला कि ये जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ है, इसका समर्थन करना आप लोग बंद कीजिए। अब उस समय ये हुआ कि बहुत सारे सुन्नी देश अमेरिका के प्रेशर और दबाव में आकर उन सब ने सबसे पहले तो ये इंश्योर किया कि जितने भी पैसे वो लगा रहे थे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो पैसे को धीरे धीरे उन्होंने कम करना चालू कर दिया। अब उस समय 1990 के दशक में क्योंकि अमेरिका एक सोल सुपर पावर बन चुका था, यूनिपोलर वर्ल्ड था, तो अमेरिका ने अपनी दबदबा लगाते हुए, मनमानी करते हुए सारे सुन्नी देशों को ग्रेजुअली पीएलओ से भी अलग किया और पीएलओ को भी पीसफुल बना दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में 1990s के डेकेड में ये कहना गलत नहीं होगा कि केवल मात्र एक ही इसराइल के खिलाफ लड़ने वाला संगठन बचा था, वो था हमास, जो कि अभी नया था, नया ही तैयार हुआ था। इस कॉन्टेक्स्ट में जब सुन्नी देशों ने पीएलओ से समर्थन अपना दूर किया, तो यहां पर एक स्पेस मिला शिया ईरान को 1990s के डेकेड में कि वो फिलिस्तीनी लोग जो हैं, पैलेस्टीनियंस जो हैं, उनके समर्थन में आके खड़ा हो जाए। क्योंकि जैसे ही ये सुन्नी देश अलग हुए, इनके पीएलओ से अलग होते ही वो स्पेस को कैप्चर किया ईरान ने। ईरान ने 1990s के डेकेड में और अर्ली 2000 का जो डेकेड था पूरा, उस पूरे 2 डेकेड्स में हमास को भरपूर पैसा दिया। ईरान ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि फिलिस्तीनी लोग, पैलेस्टीनियंस चाहे हैं तो सुन्नी, लेकिन उनके रक्षक हम हैं, यानी कि हम शियाज हैं। यहाँ पर ईरान ने एक बड़ा पेक्यूलियर सा गेम खेला जिससे कि सऊदी अरेबिया के पैरों तले जमीन खींची गई, क्योंकि सऊदी अरेबिया का लिटरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि सुन्नी मुसलमान जो कि फिलिस्तीनी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वो आ गया है। पर यहाँ पर ईरान ने कैंपेन चलाकर लोगों को ये बोलने की कोशिश करी कि देखिए, आपके खुद के जो सुन्नीज हैं, वो लेड बाय सऊदी अरेबिया जो है, आज वो ही आपका यहाँ पर किसी तरीके से रक्षा करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप पैसा हम शियाज से लीजिए। और जाहिर सी बात है, इन शियाज के थ्रू जो पैसा आया उसको अलग अलग मिडिल ईस्ट के देशों के थ्रू ट्रांसफर किया गया, जिसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण देश थे। एक था टर्की,
जो कि एक सुन्नी देश था जिसका ईरान के साथ रिश्ता अच्छा था, और दूसरा था कतर। कतर भी एक ऐसा देश था जो कि है तो वैसे भी सुन्नी देश, पर उसने भी अपने रिश्ते डेलिबरेटली जो है पहली बात तो ईरान के साथ मजबूत इसलिए करने शुरू करे क्योंकि कतर अपने आप को एक रीजनल लेवल पर, मिडल ईस्ट लेवल पर सबसे पहली बात एक ऐसा प्लेयर बनाकर पेश करना चाहता था कि जो प्लेयर मिडल ईस्ट में रहते हुए एक मीडिएटर बन जाए। कतर अपने आप को मीडिएटर इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वो सऊदी अरेबिया की सुन्नी वर्ल्ड में लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अब कतर भी सुन्नी है और सऊदी अरेबिया भी सुन्नी है, लेकिन दोनों में एक पावर क्लैश था। इस कॉन्टेक्स्ट में कतर ड्रिफ्ट किसकी ओर करा? ईरान की ओर करा। जब कतर और ईरान की ओर ड्रिफ्ट करा और उधर ईरान ने टर्की को भी अपने साथ लिया, तो ये कतर ईरान टर्की का जो नेक्सस बना, इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले तो हमास को बहुत पावरफुल बनाया। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ध्यान दें तो 2012 में कतर में हमास का एक पॉलिटिकल ऑफिस भी खुला। अब जब हमास का एक पॉलिटिकल ऑफिस खुला, उस समय तक परिस्थिति ये थी कि इजराइल के बीच और हमास के बीच अक्सर झड़प होती रहती थी, लेकिन अमेरिका बार बार इजराइल को यह कहता था कि जिस तरीके से पीएलओ को न्यूट्रलाइज करा है बातचीत करके, हमास से भी बातचीत करो। इस कॉन्टेक्स्ट में 2012 से जब से हमास ने अपना पॉलिटिकल ऑफिस कतर में खोला, उस पॉलिटिकल ऑफिस का प्रयोग इजराइल ने भी किया। आज इस मोमेंट तक 2025 तक, पिछले 13 सालों में 2012 से 25 की अगर हम बात करें, इजराइल के बीच और कतर के बीच किसी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन इजराइल फिर भी कतर जाकर उस पॉलिटिकल ऑफिस में बैठकर वहां पर हमास के लोगों से बातचीत करता था। अब जाहिर सी बात है कि इससे सबसे ज्यादा इरिटेट कौन होगा? सबसे ज्यादा इरिटेट सऊदी अरेबिया होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया को बार बार ये लगता था कि भाई अगर मान लीजिए हमास को अपना एक पॉलिटिकल ऑफिस बनाना भी था तो वो हमारे यहाँ पर आके बनाते, यूएई में आकर बनाते। उनको ऐसी क्या आवश्यकता थी कि वो ऑफिस कतर में जाकर बनाए? पर कतर वहां पर डिलिबरेटली उस ऑफिस को होस्ट कर रहा था क्योंकि कतर अपने आप को सऊदी अरेबिया से अलग पेश करना चाहता था। वो सऊदी अरेबिया को दिखाना चाहता था कि देखिए हम आपके नाक के नीचे दबेंगे नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में भी अनबन बनती गई, और ये अनबन इस प्रकार की बनी 2012 से कि 2017-18 में सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने मिलकर कतर के ऊपर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी लगाया। उस इकोनॉमिक ब्लॉकेड को लगाने के पीछे यही रवैया था कि कतर को एक सबक सिखाया जाए कि वो पूरे के पूरे सुन्नी ब्लॉक लेड बाय सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाकर कोई चर्चा नहीं कर सकता। पर कतर ने इस ब्लॉकेड को बड़े आराम से मिटिगेट कर लिया, और जैसे ही इस ब्लॉकेड को मिटिगेट किया, सऊदी अरेबिया के पैरों तले फिर जमीन निकल गई कि हमारी लीडरशिप को यहाँ पर कतर बैठकर एक सुन्नी देश होने के नाते एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। ये सारी चीज 2023 तक तो ठीक चलती रही, लेकिन 2023 में 7 अक्टूबर को जब हमास ने गाजा पट्टी में बैठकर इजराइल के ऊपर एक अटैक किया, उस अटैक के बाद जब परिस्थिति ये हुई कि इजराइल ने एक डिसीजन लिया, जो डिसीजन आज इजराइल अपना रहा है कि मुझे हमास को अब तहस नहस करना है, हमास के सारे सपोर्टर्स को तहस नहस करना है। हमास का प्रिंसिपल सपोर्टर 1990s के डेकेड से कौन था? ईरान। तो इजराइल ने ये चीज अब ठान ली कि मुझे हमास को डेसिमेट करने के लिए ईरान को टारगेट करना है। ईरान को टारगेट करने के लिए सिर्फ ईरान का हमास से समर्थन जो है उसको टारगेट नहीं करना, बल्कि ईरान हमास को समर्थन दे कहां कहां से रहा है, उन सारी चीजों को भी टारगेट करना है। तो 2023 से 25 में इजराइल ने 3 चीजें देखी। सबसे पहले यह देखा कि आज ईरान हमास का समर्थन करता है थ्रू हिजबुल्ला। हिजबुल्ला कहां पर है? हिजबुल्ला बैठा है लेबनान में। तो लेबनान में उन्होंने पेजर अटैक करके हिजबुल्ला के कैडर को टैकल किया। दूसरा, उन्होंने देखा कि भाई ईरान हमास का समर्थन करता है सीरिया के थ्रू, जहां पर बशर अल असद की सरकार थी। तो उन्होंने बशर अल असद की सरकार को मोसाद के एक कोवर्ट ऑपरेशन अमेरिका की सीआईए के साथ मिलकर सीरिया में रेजिम चेंज किया, जो हाल ही में हमने पिछले साल देखा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब ये चीज हो गई तब इजराइल को ये समझ आया कि अब हमें ईरान को भी एक धक्का देना है, और इस कॉन्टेक्स्ट में इजराइल और ईरान के बीच एक 12 दिन की झड़प हुई जो इसी साल हुई। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज अपनाकर हमास को कमजोर कर दिया गया। ईरान का जो पूरा एक सप्लाई चेन बना हुआ था सीरिया से लेकर लेबनान से लेकर गाजा पट्टी तक, उसको तोड़ दिया गया। और प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि इजराइल ने पिछले लगभग 6 महीने से बार बार कतर को भी ये बात बोली कि आप अपने इस पॉलिटिकल ऑफिस को अब आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल ऑफिस हमास का आपने खोल के रखा है इसकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम हमास से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे, और बातचीत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा गोल है हमास को मिलिटरीली डिस्ट्रॉय करना। इस कॉन्टेक्स्ट में जब इजराइल ने कतर को यह बात बार बार बोली, कतर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कतर को पैसा ईरान से आता है।
कतर को पैसा टर्की से आता है, और ईरान और टर्की ने बार बार ये बात कतर को बोली कि आप अगर हमास के पॉलिटिकल ऑफिस को इसराइल के कहने पे बंद कर देंगे तो दिक्कत ये होगी कि हमास तो जाएगा ही जाएगा, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में पिछले हफ्ते इसराइल ने कतर के ऊपर फाइनली एक अटैक किया। उसका अटैक का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो हमास के उन पॉलिटिकल ऑफिस को टारगेट करके उन पॉलिटिकल ऑफिसर्स को मारना चाहती थी, पर वैसा हुआ नहीं। कतर में जब उसने अटैक किया तो इस अटैक के तहत एक चीज तो प्रूव हो गई कि यहां पर कुछ सिविलियन मर गए। अब दिक्कत ये थी कि ये मैसेज सऊदी अरेबिया को बड़ा चुभा। सऊदी अरेबिया को इसलिए चुभा क्योंकि सऊदी अरेबिया को अब ये लगने लगा कि यहां पर एक ऐसा स्टेट था कतर, जो कि ईरान के कहने पर, टर्की के कहने पर मिलकर इसराइल के साथ पहले तो नेगोशिएशन कर रहा था लंबे समय से, और इसराइल भी बिना डिप्लोमेटिक रिलेशन कतर के साथ रखने के बजाय 2012 से लेकर आज तक 13 सालों से उसकी टेरिटरी में जाकर नेगोशिएशन कर रही थी। और एक चीज गौर कीजिए कि इसराइल अगर कतर जाकर हमास के पॉलिटिकल लीडर से बातचीत करेगी तो वो बिल्कुल भी अमेरिका की सहमति के बिना तो करेगी नहीं, यानी कि अमेरिका खुद इस चीज में मिला हुआ था। सऊदी अरेबिया को पिछले हफ्ते के इस अटैक के बाद डर ये लगा कि यहां पर अमेरिका और इसराइल की सहमति से वो पॉलिटिकल ऑफिस बना था, उस पॉलिटिकल ऑफिस में ये जो चीजें चर्चा हो रही थी, आज जब उस चर्चा की आवश्यकता नहीं है तो इन्होंने उसी टेरिटरी को, जिसको नर्चर करके सपोर्ट करके क्रिएट किया था कतर को कि आप एक रीजनल मीडिएटर बने, आज उसको तोड़ने के लिए आ गए। तो सऊदी अरेबिया को ये लगने लगा, डर इस बात का कि कल को ऐसी चीज तो नहीं हो जाएगी कि कहीं ये मेरे साथ भी ऐसी हरकत करें। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? इस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट आज सऊदी अरेबिया को एक गारंटी देता है पाकिस्तान के थ्रू इजराइल के एक अटैक के लिए। अब आप कहेंगे कितनी बेहुदा बात बोली मैंने, कि आज सऊदी अरेबिया जैसे देश को क्या पाकिस्तान जैसे निकम्मे देश की आवश्यकता है कि वो उस देश से सिक्योरिटी ले? यहां पर अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो इसलिए नहीं समझे क्योंकि आपको एक पॉइंट नहीं मालूम होगा या वो क्लिक नहीं किया। पाकिस्तान का जितना भी न्यूक्लियर आर्किटेक्चर है, आज जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान के अंदर पड़े हैं, वो सारे न्यूक्लियर आर्सेनल और आर्किटेक्चर पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया की मदद से बने हैं। सऊदी अरेबिया की मदद से और सऊदी अरेबिया के पैसे से बनने का मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया आज की डेट में यही पाकिस्तान को कहने की कोशिश कर रहा है कि उस समय तो हमने तुम्हारी मदद की थी इस न्यूक्लियर आर्किटेक्चर को डेवलप करके बनाने की, आज मौका है उसका रिटर्न हमें दीजिए। और रिटर्न कैसे दीजिए? रिटर्न इस तरीके से दीजिए कि अब कल को अगर मान लीजिए पहली बात इजराइल हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, क्योंकि इजराइल का व्यवहार अमेरिका की तरह इरेटिक होगा, यदि इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज तय है कि पाकिस्तान के वो न्यूक्लियर वेपन्स आज एक सिक्योरिटी गारंटी बनेंगे सऊदी अरेबिया के लिए। तो पाकिस्तान का जब हम ये मेंशन करते हैं यहाँ पर और ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज की डेट में एक वो सिक्योरिटी गारंटी है, तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन आर्किटेक्चर है, आज पहली बात तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का ऑब्जेक्टिव सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू इजराइल के तहत एक सिक्योरिटी गारंटी ऑफर करने का पैकेज है। यहां पर आने वाले समय में इनफैक्ट 6 महीने के अंदर अंदर आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी अम्ब्रेला में सऊदी अरेबिया को भी कवर करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। और पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया को बार बार बोल के ये बनाया था कि ये हम सारे सुन्नी मुसलमानों का वेपन है। पाकिस्तान के जितने लिटरेचर को और किताबों को आप पढ़ते हैं तो पाकिस्तान बार बार इस चीज का उजागर करके ये कहता है कि हमारा सुन्नी बॉम्ब है। अगर हिंदुओं के पास भारत में एक बॉम्ब है, सुन्नियों के पास अपना भी एक बॉम्ब होना चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियंस के पास अपना एक बॉम्ब है और यहूदी यानी कि ज्यूज के पास एक अपना बॉम्ब है। तो ये गेम खेल खेल कर एक आइडेंटिटी क्राइसिस के तहत पहले तो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के पैसे से यह बम बनवाया था। तो सऊदी अरेबिया आज यही गेम चाह रहा है कि मुझे पहली बात एक सिक्योरिटी गारंटी मिले कि कल को मान लीजिए, अब हम यहां पर ये नहीं कह रहे कि अगर मान लीजिए इजराइल ने सऊदी अरेबिया पे अटैक किया तो कल को इजराइल के इस अटैक के बाद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करके इजराइल पर अटैक करेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर दो चीजों पर गौर कीजिए।
पहली चीज कि एक न्यूक्लियर लेवल की अम्ब्रेला प्रोटेक्शन सऊदी अरेबिया को मिलना इजराइल के लिए एक डिटरेंस होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में डिटरेंस चलता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, डिटरेंस के साथ साथ सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि कल को इजराइल अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया पे अटैक करता है तो पाकिस्तान अपने आर्म्ड फोर्सेस के कुछ लोग भेज देगा इजराइल को लड़ने के लिए सऊदी अरेबिया के पास, और वो सऊदी अरेबिया के बिहाफ पर जाकर जो है इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच लड़ाई लड़ेंगे। वही प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट जो पहले PLO के थ्रू हो रहा था और फिर हमास के थ्रू हो रहा था। और कल को अगर मान लीजिए इजराइल ने किसी तरीके से सऊदी अरेबिया को तंग करने के लिए कुछ और हरकत भी करी, जिसमें वो चाहे डायरेक्ट अटैक करे, कोवर्ट अटैक करे, उसकी रिफाइनरियों पे अटैक करे, उसके ऑयल पे अटैक करे, तो वही अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए सऊदी अरेबिया इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को बुलाकर अपने सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए और अपने न्यूक्लियर आर्किटेक्चर का जो उसका पूरा ऑयल आर्किटेक्चर है उसको एक अम्ब्रेला के तहत प्रोटेक्ट कर पाएगा। आज इनफैक्ट अगर आपने गौर किया हो वो ये है कि जब ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, उसी के तुरंत चंद मिनटों के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन ऑफिशियल लेवल पर भी आया कि ये पैक्ट का भारत से कोई नाता नहीं है। ये पैक्ट भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को किसी तरीके से इंपैक्ट नहीं करता। सऊदी अरेबिया ने ये तक क्लैरिफाई कर दिया कि जो भारत से हमारे रिश्ते हैं वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सारा एक रीजनल डायनेमिक्स के नजरिए से हो रहा है। और आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद अब आपको ये रीजनल डायनेमिक्स जो मैंने बताई है अब आपको स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो इसका भारत के ऊपर और भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई खमियाजा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। भारत के साथ वो आतंकवाद को कभी बंद नहीं करेगा। आतंकवाद की हरकतें उसने आगे करनी है, करते ही उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक पॉज में है, बंद नहीं हुआ है। क्योंकि हमने ये चीज क्लैरिफाई कर रखी है पाकिस्तान को, आप अपनी तरफ से कोई गतिविधि करके देखिए, अगर टेररिज्म दोबारा किया उसका खमियाजा और रिस्पॉन्स आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद अब आपको ये चीज की क्लैरिटी कम से कम आ गई होगी कि यहां पर ये जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है ये आज रीजनल पावर प्ले के तहत अनफोल्ड हो रहा है, लेकिन इस पैक्ट का खमियाजा मिडिल ईस्ट पे होगा, मिडिल ईस्ट के ऑयल सप्लाई चेन्स पे होगा, मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे होगा। और जितने भी ये इंडियंस आज भाग रहे हैं दुबई, ये सोच सोच के कि दुबई जाकर मकान लेकर गोल्डन वीजा ले लेंगे, उनको ये चीज याद रखनी चाहिए कि इसी तरीके से भारतीय नागरिक आज की डेट में कतर भी भागे थे। और आज इजराइल ने जब कतर पे बम मार के उसको ये हरकत करके दिखा दिया है, कतर के बाद अगला टारगेट दुबई भी हो सकता है, रियद भी हो सकता है। तो दोबारा मिडिल ईस्ट में इस प्रकार से जाकर प्रॉपर्टी खरीद के भाग जाने के टाइम पे सोचिएगा जरूर कि टेम्पररी लेवल पर रिलीफ तो मिल जाएगा, पर लॉन्ग रन में ये एरिया हमेशा से वोलाटाइल था, वोलाटाइल है और वोलाटाइल रहेगा। खैर, ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए था, खास करके जिनको ये प्रॉपर्टी दिलचस्पियां आजकल चढ़ी हुई हैं, क्योंकि हाल ही में 1 महीना पहले आपने देखा होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक 23 लाख रुपए का गोल्डन वीजा निकाला था। सोच समझ के थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डिसीजन लीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आई बिलीव आपको ये मिडिल ईस्ट के डायनेमिक्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। आने वाले समय में जिस प्रकार से सिचुएशन अनफोल्ड होती है देखेंगे, और जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी नए वीडियोस के तहत और एनालाइज करेंगे। धन्यवाद।